स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट? लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इनमें से कौन सा तरीका सबसे सही है? जनरली बड़े इन्वेस्टर्स एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच लेते हैं, लेकिन रिसेशन के समय में ये चॉइस थोड़ी सी बदल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सडनली रिसेशन की बात क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि 2025 में यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश की प्रेडिक्शन सामने आई है, और वो भी किससे? हैरी डेंट, एक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग फाइनेंशियल ऑथर और इकोनॉमिस्ट से। हैरी डेंट अपनी किताब द ग्रेट डिप्रेशन अहेड के साथ अपनी मार्केट प्रिडिक्शंस के लिए फेमस हैं, और रिसेंटली फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि 2025 में हमें बबल ऑफ बबल्स का बस देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बबल ऑफ बबल्स है क्या? बेसिकली हैरी डेंट के मुताबिक पिछले 14 साल से मार्केट में जो ग्रोथ देख रहे हैं वो आर्टिफिशियल है, यानी लूज मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज ने मार्केट को इन्फ्लेट कर दिया है। गवर्नमेंट के $27 ट्रिलियन के स्टिमुलस की वजह से स्टॉक प्राइसेस और एसेट वैल्यूज अननेचुरली हाई हो गए हैं। डेंट का प्रेडिक्शन है कि S&P 500 का वैल्यू 86% तक गिर सकता है और नैस्डैक 92% तक। बहुत बड़े नंबर हैं। और हाई फ्लाइंग स्टॉक्स जैसे एनवीडिया 98% तक ड्रॉप हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि क्रैश 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बड़ा हो सकता है। मतलब रिसेशन नहीं, डायरेक्ट डिप्रेशन। ये बबल को बस्ट होने में देर लग रही है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस मनी प्रिंटिंग एंड लो इंटरेस्ट रेट्स। आपने भी भारत में देखा होगा, हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ते ही जा रहा है। जीडीपी तो बढ़ नहीं रही, कंपनी की इनकम तो बढ़ नहीं रही, लेकिन ये बढ़ते जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि अपकमिंग क्रैश के बाद S&P 500 86% डाउन हो सकता है। वर्ल्ड बैंक भी वार्न कर रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस काफी अनस्टेबल हैं। अगर यूएस मार्केट क्रैश होता है तो इसका इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर होगा, जैसे 2008 में हुआ था। स्पेशली इंडियन मार्केट्स फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट्स पर काफी डिपेंडेंट है। अगर यूएस मार्केट्स क्रैश करते हैं तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपने फंड्स निकाल लेंगे, जो इंडियन मार्केट्स में लिक्विडिटी क्रंच और वॉलीटिलिटी को बढ़ा सकता है। इंडियन रुपी वीकन हो जाएगा, जिससे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। एक्सपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स जैसे आईटी और फार्मास्यूटिकल्स भी इंपैक्ट हो सकते हैं। लेकिन मार्केट वॉलीटिलिटी के टाइम में रियल एस्टेट एक स्टेबल और सेफ ऑप्शन है, क्योंकि स्टॉक्स की कंपैरिजन में रियल एस्टेट वैल्यू बहुत कम वोलेटाइल होती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि में वैल्यू एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम देते हैं, जो स्टेबल कैश फ्लो का सोर्स बन सकता है। रियल एस्टेट महंगाई के लिए अच्छा हैज है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, प्रॉपर्टी वैल्यूज, रेंटल इनकम्स भी बढ़ती हैं। इसीलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का बड़ा एक अच्छा तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, गोल्ड में ना करें, एफडी में ना करें। हम वही स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं जो HNI और बड़े इन्वेस्टर लगाते हैं, जो कि कहा जाता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जो ओवरऑल रिस्क को कम करता है। मार्केट डाउनटर्न के पीरियड्स में रियल एस्टेट लॉसेस को बैलेंस आउट कर सकता है। हैरी डेंट की भविष्यवाणी ने स्टॉक मार्केट के फ्यूचर के बारे में सीरियस डिस्कशन को जन्म दिया है। इस अनसर्टेन टाइम में इंडियन इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए रियल एस्टेट पर ध्यान देने की जरूरत है। रियल एस्टेट एक स्टेबल और रिलायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है, खासकर जब मार्केट्स में वॉलीटिलिटी हाई हो। तो हमने ये वीडियो आम आदमी को डराने के लिए नहीं बनाया है। हम रियली चाहते हैं कि आप सामान्य आदमी, आम आदमी, जैसे कि बड़े लोग HNI एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, FD में भी करते हैं, गोल्ड में भी करते हैं, और रियल एस्टेट उनका पोर्टफोलियो होता ही है। यूजुअली इंडिया में आम आदमी रियल एस्टेट का मतलब सिर्फ अपना घर बनाने तक ही सीमित रखता है। हमें चाहिए कि हम बाजार में बढ़ती हुई स्टॉक मार्केट की वैल्यू को देखते हुए इन्फॉर्म डिसीजन लें और सोच समझकर अपने पोर्टफोलियो में ऐसी रियल एस्टेट एसेट्स भी बनाएं जो आपको रेंटल इनकम दे पाए और हाईली एप्रिशिएटिंग हो, ताकि वॉलेटिलिटी के समय में आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहे और आपकी मेहनत से कमाई हुई पैसे कहीं डूब ना जाएं। इसलिए ध्यान रखें, सुरक्षित निवेश करें और समझकर निवेश करें, और सभी जगह बराबर पोर्टफोलियो में निवेश करें।